जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय घाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दर्शकों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैंने सोचा कि 15 अगस्त की आमद है और पूरे देश में जो है ये जन गण मन अधिनायक जय है गूंज रहा है, तो क्यों ना आपको पीओजेके और पीओजीबी यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो है वो दिल की पुकार जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। और क्यों ना जन मन गण को हम पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान से भी आपके सामने पेश करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। वैसे मैं बहुत नर्वस हो रहा था कि कहीं कोई मैं गलती ना कर जाऊं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने ठीक ही ये गीत गाया है, हमारा नेशनल एंथम। नाजरीन, आज जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त की आमद है और 4-5 दिन के बाद जो है वो देश की आजादी पूरे देश में मनाई जाएगी। और खास तौर पर जिस तरह हमने कोविड-19 को शिकस्त दी है, आज की ताजा खबर ये है कि कोविड-19 के सबसे कम केसेस जो है वो आज सामने आए हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको अपडेट दे दूं कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे, उनमें जो एक्सपेक्टेड थे लोग, तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ये इनमें से कोई वजीर आजम बनेगा, वो वजीर आजम ना बन सके। उनकी जगह एक अचानक से अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को निकाल के पटारी में से लाया गया और उनको वजीर आजम बनाया गया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कठपुतली हुकूमत के पीओजेके में, उनके हक में जो है वो तकरीरें शुरू हो गई हैं। और ये बात चल रही है कि जब तक उनको नहीं दिया जाता कोई मनसब, उस वक्त तक इसको वो समझते हैं कि ये उनके खिलाफ साजिश हुई है। 28 अगस्त को अनाउंसमेंट होगी प्रेसिडेंट की, जो पीओजेके के प्रेसिडेंट की, और ख्याल किया जा रहा है कि इसमें शायद सुल्तान महमूद साहब जो है वो अपनी किस्मत को आजमाएंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हस्ब मामूल जो है वो पीने का पानी, आटा और बिजली की जो किल्लत है वो जारी है। लेकिन आज कुछ ऐसा वाकया हुआ है और 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ है वादी में, जिसको ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपका तारुफ अपने आज के मेहमान से कराना चाहता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं टेरिटोरियल आर्मी के साबिक कमांडर जनाब मेजर जनरल AK सिवाच जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेहरबानी मिर्जा साहब। क्या हो रहा है जी? आज तो इंग्लिश कोई अखबार है, उसका एडिटर जो है वो हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया है कश्मीर में, श्रीनगर लाल चौक में। बिल्कुल, देखो ये जो आदिल फरूक है जो कि अभी 2 हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया है, ये एक पुराना केस हिस्ट्री वाला बंदा है। ये 2019 में भी पकड़ा गया था और इसके पास ये एक ओवरग्राउंड वर्कर है और ये कहीं ना कहीं मिला हुआ था पाकिस्तान की ISI से। इसको इंफॉर्मेशन आती थी और हिदायतें आती थी और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी मिला हुआ है। तो ऐसे में ये एक जो नकाब पहना हुआ था इसने जर्नलिज्म का, और उस ये आतंकवादी घटनाओं को मदद करता था। और अभी भी जो आतंकवादी काफी घटनाएं हुई उसके इसका हाथ पाया जाता है आदिल फरूक का। और आज जो हैंड ग्रेनेड मिली है ये जाहिर करती है कि ये एक सप्लाई चेन का काम करता था और ये हथियार और बारूद देता था आतंकवादियों को। और ये एक ओवरग्राउंड वर्कर था और सच्चाई ये है क्योंकि ये जर्नलिस्ट था तो इसको हम शक होगा, तो इसलिए ये जो ये काम
कराया जा रहा था इससे, और इसके नाजरीन मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारा और ये जो है वो 2019 कनेक्शन। पर पकड़ा गया था। अच्छा ठीक है तो ठीक है। इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि ये, हाँ, ये जो है आज पकड़ा गया है आदिल फरूक, ये एक बहुत अच्छा कैच के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये दिखलाता है कि कुछ एक हैं ऐसे नुमाइंदे जो कि जर्नलिज्म के आड़ में एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, मगर ऐसे लोगों को ज्यादा देर बख्शा नहीं जाएगा और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई एज पर द लॉ ऑफ द लैंड ली जाएगी। मिर्जा साहब, कहा जाता है कि इसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है अब। हाँ बिल्कुल, जैसे मोहम्मद से भी है इसका ताल्लुक, और ये फंड करके यहाँ पर जैसे मोहम्मद को भी भेज देता था, और कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा था, क्योंकि ये जर्नलिस्ट था, इसके ऊपर शक जो है डिफेंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं था, इसका फायदा उठाते हुए ये ऑपरेट कर रहा था, और काफी टाइम जी देखिए आपके आतंकवादी की घटनाओं में ये इसका बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि ये अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट देता, ये अम्यूनिशन, आर्म्स और एक्सप्लोसिव को, हैंड ग्रेनेड को एक जगह से पहुंचाता है, तो ये बड़ा नुकसान कर सकता है, और यही हो रहा था। ये आदिल फरूक अच्छा किया पकड़ा गया, जैसे आपने बताया, जैसे मोहम्मद के साथ भी जुड़ा हुआ है, आईएसआई से भी इसको फंड मिलते हैं, और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो गिलानी है उसके साथ भी बड़ा नजदीक था। तो सच्चाई यह है कि ये बिल्कुल आतंकवादी घटनाओं के अंदर शामिल था। मिर्जा साहब जी, तो अभी हम देखते हैं कि 3-4 दिन पहले हमारे एक बहुत ही नाइस सरपंच थे बीजेपी के, गुलाम रसूल साहब, और उनकी एहलिया जो किराए के मकान में रह रहे थे अनंतनाग में, और जनता की खिदमत के कामों में दोनों मियाँ बीवी मसरूफ थे, उनको उनके घर में जाके दहशतगर्दों ने फायरिंग करके गोलियां मारी, और जब वो हॉस्पिटल उनकी बॉडीज पहुंची तो डॉक्टर्स ने उनको प्रोनाउंस किया कि ये तो ऑलरेडी इनकी हत्या हो चुकी है। उसके बाद की एक तो अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है हमारे दर्शकों के साथ प्लीज शेयर करें, और दूसरा ये इसके साथ ही बताइए कि इस वक्त इस वाकये को लेकर क्या माहौल है, खास तौर पर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो उनके वोटर थे, उनके क्या इस वक्त सोच है। देखो, एक तो बात मिर्जा साहब, ये गुलाम नबी रसूल जो ये बीजेपी का मेंबर था, लोग इससे बहुत खुश थे, इसने ग्रास रूट लेवल पे ये बहुत ज्यादा काम कर रहा था, और अब क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, स्पेशली साउथ कश्मीर में, अब उनकी गेम प्लान हो रही है, और ऐसे में ये सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ये लोगों के ऊपर एक प्रकार टेररिज्म फैला के डीमोरलाइज करना चाहते हैं। तो गुलाम रसूल, वो जो सरपंच और उसकी पत्नी को जो मारा गया है, एक ये बड़ी दर्द भरी कहानी है, और सच्चाई ये है कि एक सॉफ्ट टारगेट के पीछे आ रहे हैं ये आतंकवादी। ये गेम इनकी खत्म हो गई। आईएसआई अभी और पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं आ रहा अब करें तो करें क्या कश्मीर घाटी में, क्योंकि अब रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में बिल्कुल खत्म हो गया, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं, डेवलपमेंट की तरफ कश्मीर जा रहा है, और अभी लोग साथ नहीं दे रहे। अब आतंकवादियों के बारे में गांव में लोग आके बता रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसे में ये ऐसे सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये गुलाम रसूल जो था, एक बहुत ही अच्छा सरपंच था, लोग बड़े दुखी हैं, नाराज हैं कि ये आतंकवादियों ने इसको जो है एक प्रकार से हत्या की है। तो सच्चाई यह है कि आईएसआई और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसको समझ नहीं आ रहा कि जो उनकी गेम प्लान थी जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर घाटी में फेल हो गई है, क्योंकि आज भारत की जो कश्मीर घाटी है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, वहां पर नॉर्मल सी बिल्कुल स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म जो है, आज जो कश्मीर घाटी में कोई ऐसा होटल नहीं है जहां पर आपको कोई रहने की जगह मिल जाए, इतना ज्यादा टूरिज्म है। और इसी प्रकार से आजकल जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, वो वहां पर होटल नए बन रहे हैं, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल,
और जो एक डेवलपमेंट सेंटर है, जो ऑपरेशनल ट्रेनिंग अच्छा, मुझे सेंटर, मुझे वो तो मुझे ये बहुत ही बताइए जबरदस्त। जनरल साहब, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू रूडली इंटरप्ट यू। मुझे ये बताइए 5 अगस्त को हमने तो मनाया एब्रोगेशन 370 और 35A का सेकंड एनिवर्सरी मनाया, बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया। लेकिन पाकिस्तान के अखबारात में ये खबर छपी है कि श्रीनगर में मुकम्मल शटर डाउन स्ट्राइक थी और कोई बाहर नहीं निकला और फौज हर जगह सड़कों पर मौजूद थी। ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों का जो है ना दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पे लगाएं, थोड़ा सा बताएं। देखो, कश्मीर के अंदर और श्रीनगर में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई और बड़े जोर शोर से मनाया गया। स्कूलों के अंदर नेशनल फ्लैग जो चलाया गया, उसके बाद बच्चों ने प्रोग्राम किए, उसके बाद एक खुशी का माहौल था, ऐसे जैसे ईद और दिवाली के टाइम का होता है, इस टाइप का माहौल था पूरे कश्मीर और जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में। और इस प्रकार से कंपटीशन हुए, हॉकी के इसके फुटबॉल मैचेज हुए, क्रिकेट के मैचेज भी ऑर्गेनाइज हुए, और जो अपना डल लेक है वहां पर बोर्ड का कंपटीशन भी हुआ। तो सच्चाई यह है कि एक प्रकार से बहुत ही खुशी का माहौल पैदा था पूरे कश्मीर घाटी में। ये तो हमारी सारे के सारे जो नेशनल आपकी चैनल है उन्होंने भी दर्शाया, और लोगों ने साफ शब्दों में कि हमें जो ये खुशहाली मिल रही है और इससे बहुत फर्क आ रहा है, लोग बहुत खुश हैं जब से ये आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ है। सच्चाई है पाकिस्तान को ये चीज हजम नहीं हो रही और पाकिस्तान को लग रहा है उनकी गेम प्लान खत्म। कभी तो वो श्रीनगर के ख्वाब लेते थे, आज मुजफ्फराबाद को बचाने के पड़ने और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में लोगों कि हम भारत में मिलना। तो सच्चाई समझना चाहिए, राइटिंग इज वेरी क्लियर। तो जो आईएसआई और डीप स्टेट जो अफवाहें फैला रही है, इसका इंटरनेशनल प्रेस ने ये कवर किया है कि भाई सच्चाई ये है कि ये जो आर्टिकल 370 और 35 जो एब्रोगेशन है, ये इंटरनल अफेयर था भारत का। भारत के अंदर ज्यादा खुशहाली आई है कश्मीर की घाटी में इसके एब्रोगेशन होने में। तो ये तो सच्चाई है और इसको सब मानने। तो पाकिस्तान के पास कोई और, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म के अंदर है पूरा, और ऐसी अफवाहें, साइकोलॉजिकल वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर और क्या खेल खेलता है। मगर ये गेम आउट है, इनके खुद के लोग बिलीव नहीं करते। और आप सही बता रहे थे, जो ये इलेक्शन हुए हैं अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पहले तो वो इलीगल हैं क्योंकि वो पाकिस्तान कश्मीर के पास है ही नहीं, वो तो भारत का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है, सच्चाई यह है कि अब वो अपना एक ऐसा नुमाइंदा बिठाना चाहते हैं वहां जो कि जो कहेगा वही कार्रवाई करेगा। तो ये फ्रॉड है, सब इलेक्शन सब इलीगल हैं, सब एक प्रकार से मैनिपुलेटेड किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। और सच्चाई है, आज गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आवाज आ रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और हम आजादी चाहते हैं। और कई मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन वांट कि वो भारत के अंदर मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है भारत का जम्मू और कश्मीर कहां चला गया और पाकिस्तान के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत पीछे रह गया है। वहां पर वो सेकंड क्लास सिटीजन है, उनकी जो मेन जो नीलम नदी है, जैसे पहले भी बात किया, उसका भी मुंह मोड़ दिया। सच्चाई यह है कि अब पाकिस्तान को महसूस होना चाहिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा और वो दिन दूर नहीं। मिर्जा साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। मुझे ये बताएं कि अब आपके ख्याल में हम 5 अगस्त के बाद 10 दिन बाद 15 अगस्त आता है, तो 15 अगस्त को अब हम यौम आज़ादी बनाएंगे। और आप जानते हैं कि यौम आज़ादी में हमारे जो भारतीय थे, हिंदुस्तानी लोग थे, चाहे वो मुसलमान थे या हिंदू थे या सिख थे या क्रिश्चियन थे या जैन थे, सब ने ही बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो उस हवाले से हमारे लिए 15 अगस्त का दिन जो है वो एक खास अहमियत का हामिल है। उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है और एक उसकी जो है वो इमोशनल सिग्निफिकेंस भी है। तो इस वाकये के
को मनाने के लिए 14 अगस्त यौम आज़ादी 15 अगस्त यौम आज़ादी जो है भारत का मनाने के लिए कश्मीर में, लद्दाख में भी और जम्मू में भी खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, और मुझे पता चला है कि बाकायदा परेड्स होंगी और सारा कुछ। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट है कि पाकिस्तान की तरफ से 15 अगस्त को कोई बड़ा आतंकवादी किस्म का हमला ना हो? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते और पाकिस्तान किसी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की डीप स्टेट और आईएसआई कोशिश करेगी कि 15 अगस्त में कुछ ऐसा हो कि जिससे लोगों का ध्यान बटे, मगर भारत की फौज तैयार है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की पुलिस, भारत के पैरामिलिट्री, वो बिल्कुल तैयार है और कोई ऐसा हादसा नहीं होने देगी। और दूसरी बात यह सच्चाई है कि 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से भारत मनाएगा। और देखो, एक सबसे अच्छी बात हुई है, भारत ने अभी जो ओलंपिक हुई थी उसमें 7 मेडल जीते हैं और हमने पहली बार एथलेटिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है ट्रैक इवेंट में। और इसके साथ साथ भारत बहुत खुश है, जैसे आप बहुत अच्छा बता रहे थे कि भारत ने चंद एक टाइम में कोविड-19 का भी बहुत अच्छा मुकाबला किया है। आप भारत की पॉपुलेशन देखें, एक 1.3 बिलियन है, इसके बावजूद जो हमारे कम केसेस है, और हम भारत एक सब देश है जो कि फार्मास्यूटिकल में सबसे बड़ा देश माना जाता है, सुपर पावर है, मैक्सिमम मेडिसिन बना रहा है आज की तारीख में, चाहे वो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। और आज मुझे लगता है कि भारत एक मार्गदर्शन बन के आया है। और जिस प्रकार से भारत को अभी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अध्यक्षता भी कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी काबिले तारीफ है। जो प्रधानमंत्री ने पहली बार मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बोला, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के जिसने अध्यक्षता की है इसकी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक छवि है जो भारत की, वो बहुत बदल गई है। आज वर्ल्ड भारत की तरफ देखता है। कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू हो, चाहे वो कोविड-19 का हो, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी का हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म का हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू में वो देखते हैं कि भारत की क्या पहल है और भारत किस तरफ देख रहा है। तो ये बड़ी सच्चाई है कि कभी अमेरिका और रूस और चीन के ऊपर देखते थे, आज जो है भारत की तरफ देखा जाता है कि भारत क्या कर रहा है, भारत का नजरिया क्या है। तो एक बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है 15 अगस्त में बड़ी खुशहाली से भारत मनाएगा और भारत याद करेगा सभी अपने उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के अंदर जो हैं, ये एक गुलदस्ता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत की देखो फौज एक बता, जी बात कीजिए। अच्छा, मेरा ये सवाल, एक फौज एक नजरिया है भारत का। ठीक है, अभी कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास आई है। और पाकिस्तान को जो है वो तमाम जो थे मेंबर्स, उन्होंने कहा कि इनको रहने दे, ये हम सीरियस बात करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को रहने दे। तो उसमें जो तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो जो आप मैरी टाइम का कह रहे थे, उस पर उनका बड़ा फोकस था और पीसफुल को एग्जिस्टेंस और इश्यूज को डायलॉग के जरिए हल करना। और बांग्लादेश की उन्होंने मिसाल दी कि हमने किस तरह से बांग्लादेश के साथ जो हमारे मैरी टाइम डिस्प्यूट्स थे उनको बातचीत के जरिए सॉल्व कर लिया है और बाकी भी चीजें जो है सॉल्व हो सकती हैं। कैसे देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा जो है ये इतनी बड़ी इंटरवेंशन? हाँ बिल्कुल, देखो भारत का पहल और भारत की लीडरशिप को अभी सभी सराह रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की मैरीटाइम सिक्योरिटी में, और देखो इसके अंदर जो रूस के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी भाग लिया, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी भाग लिया, और कहीं कीनिया, और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंटनी ब्लिंकन, और भारत की तरफ सब देख रहे हैं। और भारत ने एक रोड मैप बनाया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और बिना कहे चीन की तरफ काफी इशारा किया है
कि चीन जो है वो जो विस्तारवादी गतिविधियां कर रहा है, दादाशाही कर रहा है साउथ चाइना सी में, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात भी नहीं मानता, जो वो एक इशारा था कि जो फिलीपींस ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक जजमेंट दी थी वो भी मानने से इनकार कर गया था चीन, और भारत ने एक दिखाया कि भारत ने बांग्लादेश के साथ किस प्रकार से मैरीटाइम बाउंड्री की डिस्प्यूट को एक सुलझा लिया। एक उस पे जो मैरीटाइम का लॉ है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी लॉ है ऑन सी, तो भारत ने 3 चीजें बताई कि एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए स्पेशली सभी सीज के अंदर, और फिर है मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड नेशन। तो वो भी एक दिखाया, इसके अंदर एशियान की कंट्रियां आ जाती हैं कि ये जो चीन विस्तारवादी गतिविधियां साउथ चाइना सी में कर रहा है, इसने आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन बना के पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम करने की कोशिश की है, वो मुझे लगता है वर्ल्ड को मंजूर नहीं है। वर्ल्ड में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रोड मैप दर्शाया गया है, और मुझे लगता है चीन को ये बिल्कुल समझ आनी चाहिए। और चीन की जिस प्रकार से हंसी उड़ रही थी इस पूरी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, वो एक काबिले तारीफ, और उसको पता लग गया है कि अभी भारत बदला हुआ भारत है, भारत अब नहीं छोड़ेगा। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एक इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, पर सच्चाई है आज तक किसी ने नहीं लिया, ये भारत ने पहल की है, और भारत अभी 2 और भी इसके अलावा कर रहा है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म। तो एक महीने की जो हम अध्यक्षता मिली है अगस्त में, तो भारत इसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जीत के आया था, 192 में से 184 देशों ने पक्ष में डाले हैं, तो ये भी एक काबिले तारीफ है। तो भारत जो है वो लंबे लंबे डग भरता हुआ दुनिया के जो एथलीट्स जिस पे भागते हैं ना, उस ट्रैक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता 100वें नंबर से 50वें, 50वें से 10वें, 10वें से अब 3रे नंबर पर, और वो दिन दूर नहीं जब भारत पहले नंबर पर इस दौड़ में सबको लीड करेगा। दर्शकों, दोस्तों, साथियों, जनरल साहब, आपका भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारा अगला प्रोग्राम थर्सडे को होगा। अगर जनरल साहब उस दिन हुए हमें अवेलेबल, तो जनरल साहब के साथ एक मीठी और खूबसूरत नशिस्त की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।